स्वागत है प्रिय छात्रों। बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का इलेक्टिव कोर्स इलेक्ट एग्रॉन 311 कृषि कचरे का प्रबंधन, इसका यूनिट 2 के ऊपर हमारी चर्चा ऑलरेडी चल रही है। आज इसका हम लेक्चर 5 आपको देने जा रहे हैं, जो कि एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर आधारित है। एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब कार्बनिक कचरे का हवा की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन या सड़ना, हवा की उपस्थिति में उसका सड़ना। अभी आप हमारा पिछला जो 2 लेक्चर पहले हमने लेक्चर दिया था, दूसरा या तीसरा लेक्चर आप याद कीजिए, जहाँ पे हमने रीसाइक्लिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट आपको बताया था। रीसाइक्लिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट में हमने आपको एक मेथड बताया था जो पूरी तरह से एनारोबिक मेथड है, यानी कि कृषि कचरे का प्रबंधन हवा की अनुपस्थिति में किया जाता है। और जब हवा की अनुपस्थिति में कृषि कचरे का प्रबंधन या कृषि कचरे का डिकम्पोजिशन किया जाता है या डाइजेशन किया जाता है, उसका पाचन किया जाता है, तो उससे वो प्रक्रिया कैसे होती है, उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो एक तो हवा की अनुपस्थिति वाली प्रक्रिया हो गई। यूनिट 2 के पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन 2 प्रकार का होता है। अगर ये डिकम्पोजिशन हवा की उपस्थिति में होता है तो हम इसको एरोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर ये डिकम्पोजिशन हवा की अनुपस्थिति में होता है तो हम इसको एनारोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन के ऊपर हमारी चर्चा पूरे विस्तार से हो चुकी है। अब उसी विस्तार से हमको एरोबिक डिकम्पोजिशन के ऊपर चर्चा करनी है। तो आज के जो इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं, ये इसमें हम जो बिंदु कवर करेंगे, जिन बिंदुओं पर बात करेंगे, सबसे पहले हम एरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब जानेंगे। एरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब जानने के बाद हम उस प्रक्रिया को समझेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है। आप एनारोबिक डिकम्पोजिशन का लेक्चर हमारा एक बार उसको देखें, समझें, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि यह प्रक्रिया भी अलग अलग स्टेज पे, जिसमें हाइड्रोलाइसिस, एसिडोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस, ऐसे करके हमने आपको कई स्टेज बताए थे। तो इसी तरह से कुछ स्टेज इसमें भी है। और ये स्टेज, पहले कौन सा स्टेज आता है, फिर कौन सा स्टेज आता है, और इसमें हर स्टेज में कौन कौन से किस किस प्रकार के बैक्टीरिया काम करते हैं, वो चीज़ हम इसमें समझेंगे। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया में हम समझेंगे कि किस किस स्टेज में कौन कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या क्या उसकी क्या प्रकृति है बैक्टीरिया की, जो अलग अलग स्टेज में काम करते हैं। स्टेप्स इन एरोबिक डिकम्पोजिशन, इसमें क्या क्या, किन किन चरणों में यह प्रक्रिया पूरी होती है, इसको भी हम यहाँ समझेंगे। और यह एक प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों में पूरी हो रही है, हवा की उपस्थिति में हो रही है। तो कुछ तो ऐसे कारक हैं जो इस प्रक्रिया को घटा या बढ़ा सकते हैं। उन कारकों को कैसे रेगुलेट करना है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने कृषि कचरे को डिकम्पोज कर पाएँ। या रेगुलेट नहीं करना है तो, क्योंकि पूरी तरह से रेगुलेट हम कर नहीं सकते, क्योंकि यह नेचुरल प्रक्रिया है, तो पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर भी उसको हम थोड़ा बहुत, कुछ हद तक उसका प्रबंधन तो कर सकते हैं। थोड़ा कम या ज़्यादा करके हम अपने डिकम्पोजिशन के दर को घटा या बढ़ा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस बात को भी हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं डिकम्पोजिशन के मतलब से। तो हम पहले समझ लें डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है, और एरोबिक डिकम्पोजिशन जो हवा की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन है, उसका क्या मतलब है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब है सिंपल बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ एंड बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारा कृषि कचरा है, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ जटिल अवस्था में मौजूद हैं। यह जो जटिल अवस्था में कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका विघटन होता है, और इस विघटन के दौरान इस कार्बनिक पदार्थ का बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे कि वो जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। फिर वो सरल कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पोषक तत्व में बदल जाते हैं, और वो हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और हमारे पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं।
तो यह डिकम्पोजिशन का मतलब है। यह जो डिकम्पोजिशन हवा की उपस्थिति में होता है, जिसको कि हम एरोबिक डिकम्पोजिशन कह रहे हैं, यह बेस्ट पाथ है कृषि कचरे के प्रबंधन का। ये बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका हमने जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन पढ़ा वो भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि उससे हमको ऊर्जा भी मिल रही है, हमको ईंधन भी मिल रहा है, और हमको खेती में इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा कार्बनिक खाद भी मिल रहा है। फिर हम इसको उससे भी अच्छा क्यों बता रहे हैं, बेस्ट हम क्यों कह रहे हैं? बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन, हवा की अनुपस्थिति में जो कृषि कचरे का विघटन था, वो भी अच्छा प्रक्रिया है। तो इसको हम उससे भी अच्छा, यानी कि हम इसको सर्वोत्तम अच्छी प्रक्रिया क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रक्रिया थी उसमें मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो निकलती है, जो कि वातावरण को प्रदूषित भी करती है और वातावरण में गंध भी फैलाती है। यहाँ पर ये जो डिकम्पोजिशन, एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, इसमें वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैलता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि प्रदूषण गैस है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन का ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के तौर पे नुकसान है। तो मीथेन तो हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो वहाँ पर हमको पूरा नियंत्रित प्रक्रिया करानी पड़ती है बंद डाइजेस्टर के अंदर। वो ऐसा नहीं अगर किया और खुले में हमने जो गीला कचरा ओपन यार्ड डंपिंग अगर कर दिया, तो वहाँ से जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा वो वातावरण को भारी मात्रा में प्रदूषित करेगा। ये जो एरोबिक डिकम्पोजिशन है ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है, इसलिए हमने कहा ये बेस्ट एक प्रक्रिया है, सबसे सर्वोत्तम प्रक्रिया है। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि कृषि कचरे का डिकम्पोजिशन तो होना ही है, हवा होगी तो भी होगा, नहीं होगी तो भी होगा। हम चाहते हैं कि ये एरोबिक प्रक्रिया से हो, हवा की उपस्थिति में हो। तो अगर हम उसके अंदर हवा का अच्छा फ्लो बना के रखते हैं, तो ये जो कृषि कचरे का डिकम्पोजिशन, कृषि कचरे का जो विघटन होता है, ये थोड़ा जल्दी होता है। और यह क्लीन, इसको क्लीन डिकम्पोजिशन इसलिए बोला गया क्योंकि ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करता, इसलिए ये स्वच्छ प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है, मिनरल और ह्यूमस भी, हमें पोषक तत्व और ह्यूमस भी प्राप्त होता है। ह्यूमस जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं उसका विघटन करने के बाद जो एमॉर्फस मटेरियल, यानी बिना एक संरचना का मटेरियल हमको मिलता है, बिना संरचना का काले रंग का पदार्थ मिलता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ से बिल्कुल रिच है, कार्बनिक पदार्थ से युक्त है। और सरल कार्बनिक पदार्थ, माइक्रोबियल कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर होते हैं, जो बहुत आसानी से मिनरल पोषक तत्वों में, मतलब अकार्बनिक पोषक तत्वों में बदले जा सकते हैं। तो उसको ह्यूमस कहते हैं, क्योंकि हमको इससे ह्यूमस भी प्राप्त होता है, जो खेत में इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा कार्बनिक मटेरियल, कार्बनिक खाद है। एरोबिक डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है ये हमारे प्रकृति में बहुत कॉमन है। ये सरफेस पे जहाँ भी कृषि कचरा उपलब्ध है या कचरा, वहाँ पे ये प्रोसेस होता है, ये नेचुरली भी होता रहता है। और ये जो मिट्टी में अगर हम इस प्रकार के ह्यूमस का प्रयोग करें, या जो हम डिकम्पोस्ट हमको मिलता है, जो कंपोस्ट हमको एरोबिक डिकम्पोजिशन से मिलता है, इसका उपयोग हम करें तो हमारी मिट्टी स्वस्थ होती है। और जो पौधा हम उसमें उगाते हैं वो पौधा भी खुश रहता है, उस पौधे के लिए वो काफ़ी लाभप्रद है, क्योंकि इसमें जो माइक्रोज हमको कंपोस्ट के साथ हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, बैक्टीरिया जो आ रहे हैं, वो मिट्टी के अंदर फिर से काम करते हैं और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते चलते हैं। यानी कि जो इमोबिलाइज्ड मटेरियल, इमोबाइज्ड न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हमारे पास है, उसको मिनरलाइज फॉर्म में करके, यानी उसको वापस अकार्बनिक पोषक तत्व बदल के पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। ये हमने क्यों कहा कि पौधे इस कंपोस्ट के इस्तेमाल से खुश रहते हैं, क्योंकि जब हम एनारोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमको जो डाइजेस्टेड बायोस्लरी मिलता है वह भी खेत के लिए अच्छा कार्बनिक खाद है। उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो जो हमने डाइजेस्टेड बायोस्लरी निकाला है या जो हमको मिला है, वो हमको एक बंद कक्ष में से मिला है। उस बंद कक्ष में हवा की अनुपस्थिति में कृषि कचरे का विघटन हुआ था। वहाँ पे जिन बैक्टीरियाज ने या जिन सूक्ष्म जीवों ने काम किया था वो हवा की अनुपस्थिति में काम करते हैं।
वहाँ से हमने जब कचरा या डाइजेस्टेड बायोस्लरी निकाला है तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव मौजूद हैं वो उस प्रकृति के हैं जो हवा की अनुपस्थिति में काम करते हैं। अब वो हमको डाइजेस्टेड बायोस्लरी का इस्तेमाल खेत में करना है, तो जाहिर है सूक्ष्म जीव तो उसमें मौजूद हैं जो खेत में गए, लेकिन उनका काम रुक गया वहाँ पर, क्योंकि मिट्टी जो है वो एक एरेटेड मीडियम है। मिट्टी में हवा का संचार अच्छा होता है। आप हमारा पिछला कोर्स याद करें जब हमने इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में भी पढ़ाया था कि मिट्टी में पौधे की उचित वृद्धि के लिए या मिट्टी में पौधों द्वारा जल और पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए मिट्टी में हवा का होना भी आवश्यक है। सिर्फ पानी भरा होने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने आपको फील्ड कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि फील्ड कैपेसिटी हवा और पानी का एक पर्याप्त रेशो है, यानी कि मिट्टी में हवा भी होनी चाहिए ताकि ये सूक्ष्म जीव वगैरह सब काम कर सकें। तो हमने जो डाइजेस्टेड बायोस्लरी खेत में डाला उसमें जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो हवा की उपस्थिति में काम करते हैं। मिट्टी के अंदर हम ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहते जिसमें हवा अनुपस्थित हो, नहीं तो पौधा कैसे उगेगा, क्योंकि जड़ों को वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व और पानी ग्रहण करने के लिए हवा की उपस्थिति आवश्यक है। तो मिट्टी एक हवादार माध्यम है, वहाँ पर ऐसे जीव हमने डाल दिए जो हवा की उपस्थिति में फलते फूलते नहीं है, तो उनकी वृद्धि रुक जाती है। फिर धीरे धीरे करके वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वह सूक्ष्म जीव जो हवा की उपस्थिति में पनपते हैं वो धीरे धीरे करके पनपना शुरू करते हैं। इस दौरान हमारा समय वेस्ट होता है। लेकिन जब हम खेत में एरोबिक डाइजेशन, एरोबिक कंपोजिशन से जो हमको कंपोस्ट मिला है वेल रॉटेड FI, हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें वो जीव पहले से, वो सूक्ष्म जीव पहले से मौजूद हैं जो हवा की उपस्थिति में काम करते हैं, तो वो तुरंत मिट्टी में मिल जाएंगे। तुरंत मिट्टी में मौजूद हवा के साथ इमेबोलाइज्ड जो पोषक तत्व हैं उनका मिनरलाइजेशन करके उसको अकार्बनिक पोषक तत्वों में बदलना शुरू कर देंगे, तो हमारे पौधों को आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से पौधे भी खुश रहते हैं, पौधों के लिए भी वो उपयुक्त होता है। तो यह जो प्रक्रिया है हमारी एरोबिक डिकम्पोजिशन की, ये होती कैसे है? ये प्रक्रिया ऐसे होती है कि हमारे पास जो क्रॉप रेजिड्यू है इसके ऊपर सूक्ष्म जीव इसको खाना शुरू कर देते हैं। इसको खा करके पचाते भी हैं, इस दौरान वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो जाहिर है वो हवा से ऑक्सीजन लेकर के सांस लेंगे, और जब सांस लेंगे, हवा से ऑक्सीजन लेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी छोड़ेंगे, और ये पानी और जो न्यूट्रिएंट छोड़ेंगे वो फसल को मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में चली जाएगी जो फसल को मिलेगी, जिससे कि हमें फिर से फसल अवशेष प्राप्त होगा। और इस प्रकार से जब मिट्टी में मौजूद, और इस प्रकार से जब सूक्ष्म जीव कृषि कचरे को खा करके उसका विघटन करेंगे तो हमको ह्यूमस मिलेगा। तो जो जटिल कृषि कचरा है, जो कृषि कचरे के अंदर जटिल अवस्था में कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं, वो कृषि कचरे में सरल अवस्था में कार्बनिक पदार्थ मौजूद हो जाएंगे, तो हमको ह्यूमस मिलता है। इसका हम खेत में इस्तेमाल करते हैं। ये ह्यूमस फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं और इसको माइक्रोबियल प्रोटीन में बदल देते हैं। तो माइक्रोबियल प्रोटीन और माइक्रोबियल कार्बन जब हमको मिलता है तो ये मिनरलाइज होकर के ये न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाता है और ये फसल को मिलता है। कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ अकार्बनिक पोषक तत्व सूक्ष्म जीव फिर से इस्तेमाल करते हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, और वो सूक्ष्म जीव फिर से फसल अवशेष को खाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर का एरोबिक डिकम्पोजिशन, हवा की उपस्थिति में विघटन, ये प्रक्रिया है, इसमें जो हमारे पास कृषि कचरा है इसमें 3 प्रकार के गुण मौजूद हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो आसानी से विघटन हो सकता है, कुछ तत्व हैं जिनका कम आसानी से विघटन हो सकता है, कुछ काफ़ी मुश्किल से विघटन होते हैं। जो आसानी से विघटन हो जाते हैं वो है सिंपल शुगर, एमिनो एसिड और एमाइड। जो थोड़ा मुश्किल से विघटन जिनका होता है वो है सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और प्रोटीन। और जिन तत्वों का, जिन जटिल कार्बनिक पदार्थों का मुश्किल से विघटन होता है वो है टैनिन, लिग्निन, सबेरिन्स, केराटिन और काइटिन। सबके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको सिंपल शुगर एमिनो एसिड में बदल देते हैं, या कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट में बदल देते हैं, फिनॉल्स में बदल देते हैं, या यह हेमोसेलुलोज को वापस सिंपल शुगर और एमिनो एसिड में बदल देते हैं। फिर इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं तो उसको हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, बैक्टीरिया और अमोनिया में बदलते हैं।
इस अमोनिया के का फिर से ऑक्सीडेशन होता है जिससे नाइट्रेट मिलती है, और ये नाइट्रेट पौधों को उपलब्ध हो जाती है, जो किसी को हम मिनरल कह रहे हैं। और ये जो अमोनिया मिलती है इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका खुद भी पोषण करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो इस तरह से देखिए प्रक्रिया ऑर्गेनिक मैटर का एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो बैक्टीरिया द्वारा ही। ये प्रोसेस अगर हमारे पास इजीली डाइजेस्टेबल कृषि कचरा है तो ये प्रोसेस छोटा है, जल्दी से मिनरल में बदल गया। अगर हमारे पास आसानी से डिग्रेडेट होने वाला कचरा नहीं है, आसानी से विघटन होने वाला कचरा नहीं है, तो यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन होगी ज़रूर और आखिर में हमको मिनरल मिलेगा ज़रूर। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। यहाँ पर मैं फिर से इसकी समरी बता रहा हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए हमको क्या क्या मिलता है इससे। वेस्ट, सूक्ष्म जीव वातावरण से ऑक्सीजन लेकर कृषि कचरे को खाते हैं, सिंथेसिस करके कुछ सरल पदार्थ का सिंथेसिस करते हैं, और जब श्वास लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है, और जो एंड प्रोडक्ट है कंपोस्ट मिलता है, उसमें अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रेट, फॉस्फेट सब कुछ हमको मिलता है, सल्फेट सब मिलता है। रेस्पिरेशन करने से एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, और ये जो पदार्थ सिंथेसाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खुद किया है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी वृद्धि करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से कृषि कचरे को खाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सूक्ष्म जीव सांस लेते हैं जिससे कि ऊष्मा पैदा होती है, एनर्जी ऊर्जा पैदा होती है, ये ऊष्मा की शक्ल में, इससे हमारा जो कृषि कचरे का ढेर है उसका तापमान बढ़ जाता है। अब जब तापमान बढ़ जाता है तो जाहिर है जो बैक्टीरिया कम तापमान पे काम कर रहे थे, अब वो बैक्टीरिया वहाँ काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद हैं जो अधिक तापमान पे काम करते हैं, तो फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से हमारा जो कृषि कचरा है, इस तरह से देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे कौन कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं। हमने यहाँ ये देखा कि सिंथेसिस करके बैक्टीरिया अपनी संख्या अपनी बढ़ाते हैं और फिर से कृषि कचरे पे काम करते हैं। तो ये बैक्टीरिया अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं? तो शुरू में जब हमारे पास कृषि कचरा पूरी तरह से कच्चा कृषि अनुपयोगी कृषि कचरा पड़ा हुआ है, जो इसका कि अभी तक किसी भी बैक्टीरिया द्वारा उपयोग नहीं किया गया, तो इसके अंदर बैक्टीरिया की संख्या कम है, वो इस कृषि कचरे को खाना शुरू किए, पचाना शुरू किए और अपनी संख्या बढ़ाने लगे। तो शुरू में कृषि कचरे के अंदर बैक्टीरिया की संख्या धीमे धीमे बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं लैग फेज। फिर जब इसकी संख्या कुछ हद तक बढ़ जाती है तो ये हमारा लॉग फेज आता है, यानी एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पर अब बैक्टीरिया की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है और वो कृषि कचरे को तेज़ी से खा करके उसका विघटन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। उसके बाद फिर एक अवस्था आती है जब कृषि कचरे के ढेर में बैक्टीरिया की संख्या बढ़नी रुक जाती है और वो एक स्थान पर स्थिर हो जाती है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। उसके बाद फिर चौथी अवस्था आती है जब कृषि कचरे के अंदर मौजूद बैक्टीरिया मरने लगते हैं और उनकी संख्या वापस घटने लगती है, तो उसको बोलते हैं डेथ फेज या डिक्लाइन फेज भी बोलते हैं। तो लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज या डिक्लाइन फेज, ये चार तरह के हमको बैक्टीरिया की जो संख्या, अगर हम कृषि कचरे के अंदर, कृषि कचरे के ढेर में अगर उसकी संख्या हम काउंट करें तो ये चार फेज हमें मिलते हैं। ये चार फेज हमें क्यों मिल रहे हैं? ये इसलिए मिल रहे हैं कि शुरू में तो कृषि कचरे का अभी विघटन शुरू ही नहीं हुआ, तो वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा संख्या में नहीं है। जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया हैं उन्होंने कृषि कचरे का विघटन शुरू किया और अपनी संख्या बढ़ानी शुरू की, और जब कृषि कचरे का विघटन शुरू हो गया और बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई तो बढ़ी हुई संख्या ने अपनी संख्या और तेज और बढ़ाई, और कृषि कचरे का विघटन जिसमें कि हमारे जो जटिल तत्व थे, जटिल कार्बनिक तत्व, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल गए, तो इस बैक्टीरिया के लिए काम और आसान हो गया। तो बैक्टीरिया ने इस कृषि कचरे को तेज़ी से खाना और अपने आप को वृद्धि करनी शुरू कर दी, तो बैक्टीरिया की संख्या बहुत तेज बढ़ती है। अभी स्टेज 2 के अंत में हम, या स्टेज 3 की शुरुआत में हम देखेंगे कि जो कृषि कचरा था वो सब खाया जा चुका है, उसका विघटन हो गया। अब जो सरल अवस्था में या जो मिनरलाइज अवस्था में जो पोषक तत्व मौजूद है, अब बैक्टीरिया के पास खाने के लिए सिर्फ वही बचा है।
तो अब वो अपनी संख्या बढ़ाना बंद कर देते हैं और वो अपने आप को जीवित रखते हैं जो कुछ भी बचा खुचा मटेरियल है उसे खा करके। स्टेज 3 के अंत में हम आके देखते हैं कि खाना खत्म हो गया। खाना ही खत्म हो गया तो फिर बैक्टीरिया की मृत्यु शुरू हो जाती है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके बैक्टीरिया की संख्या वहाँ पे घटने लगती है। और एक बात तापमान की आई यहाँ पर देखिए 2 बातें हमें पता चली थी। एक तो बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ती जाती है जो फिर से कृषि कचरे को खाते हैं। दूसरा हमें पता चला था कि ये रेस्पिरेशन से एनर्जी पैदा करते हैं जिससे ऊष्मा पैदा होती है। तो कृषि कचरे के ढेर का तापमान बढ़ता है। तो तापमान बढ़ता है तो देखिए जब शुरू में हमारे पास कृषि कचरा है जो कि अनयूटिलाइज्ड है तो और उसका तापमान कम है तो वह बैक्टीरिया काम करेंगे जिनको हम बोलते हैं साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कम तापमान पे सक्रिय रहते हैं, लेकिन इनके द्वारा श्वसन करने से, सांस लेने से जब कचरे का ढेर का तापमान बढ़ता है तो वहाँ पर मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया काम करते हैं। तो अब हम लगभग 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब कृषि कचरे के ढेर का तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा जाता है तो ये जो मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया है जो मध्यम तापमान पे काम कर रहे थे या अपनी वृद्धि कर रहे थे, अब इनकी वृद्धि रुकने लगती है क्योंकि ढेर का तापमान बढ़ गया जो कि इन बैक्टीरिया के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जब तापमान बढ़ गया तो वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जिनको 45 डिग्री से अधिक का तापमान और 65 डिग्री या 70 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। तो फिर वो बैक्टीरिया वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, वो कृषि कचरे का विघटन शुरू कर देते हैं और यहाँ पे विघटन फास्ट होता है। हमारे खुले में जब हमें कृषि कचरे का विघटन करना है तो हमारे कृषि कचरे के विघटन की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो जाती है। बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे भी मौजूद हैं जो काफ़ी अधिक तापमान पर कृषि कचरे का विघटन करते हैं, उनको हम एक्सट्रीम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो जो एक्सट्रीम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं ये लगभग 100 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 125 डिग्री तक भी वो जीवित रहते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया प्रकृति में होती नहीं है। तो प्रकृति में मुख्य रूप से मीज़ोफिलिक डिकम्पोजिशन होता है। मीज़ोफिलिक डिकम्पोजिशन जब एडवांस स्टेज में पहुंचता है तो मॉडरेट थर्मोफिलिक बैक्टीरिया भी काम करते हैं और डिकम्पोजिशन प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाता है और हमारे को वेल रॉटेड FYM प्राप्त होता है। कुछ कंपनीज को जिनके पास कृषि कचरा ज़्यादा निकल रहा है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारा कृषि कचरे का विघटन बहुत जल्दी हो जाए, तो वहाँ उनको 90 और 100 डिग्री तापमान पे कृषि कचरे का विघटन करना होता है। तो 90 और 100 डिग्री का तापमान वातावरण में तो होता नहीं है, वह तापमान बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत एक कीमती प्रक्रिया हो जाती है। ये कीमती प्रक्रिया गांव में किसान के स्तर पे आमतौर पे नहीं होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर हमारे को कृषि कचरे का 24 घंटे के अंदर विघटन कर देना है तो खर्चा करिए, बिजली लगाइए, इलेक्ट्रिक हीटर लगाइए, कृषि कचरे का तापमान 90-100 डिग्री के आसपास मेंटेन रखिए पूरे प्रक्रिया के दौरान। एक्सट्रीम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कृषि कचरे को तेज़ी से विघटन करेंगे और आपको 24 घंटे में कंपोस्ट मिल जाएगा। तो तकनीक उपलब्ध है, खर्चीली बहुत है। तो ये बैक्टीरिया है जो इसका विघटन करते हैं। ये जो बैक्टीरिया विघटन करते हैं इसका ये है जो शुरू के स्टेज में जब हमारे मीज़ोफिलिक स्टेज में काम करते हैं वो बैसिलस, स्टेफाइलोकोकस, सैंडिडा, स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया मीज़ोफिलिक स्टेज में कृषि कचरे को खाते हैं। और साल्मोनेला, साइटोफागा और एग्रोबैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया मॉडरेट थर्मोफिलिक स्टेज में कृषि कचरे का विघटन करते हैं। ये बैक्टीरिया का आकार, इसका जो सूक्ष्म माइक्रोस्कोप क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप द्वारा जो इसका फोटो लिया गया है वो यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। ये देखिए जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया यानी जो तापमान पसंद करने वाले बैक्टीरिया हैं वो, और मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया यानी जो नॉर्मल वातावरण, सामान्य वातावरण तापमान पे वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो कैसे होते हैं। तो जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं ये अधिक तापमान पर अधिक काम करते हैं, जबकि मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया ये मॉडरेट टेम्परेचर, जो वातावरण तापमान है उस पर अच्छा काम करते हैं।
थर्मोफिलिक बैक्टीरिया 122 डिग्री सेंटीग्रेड तक 145 से 122 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में काम करता है। 45 डिग्री से कम, 20 से, लेकिन 20 से ऊपर, क्योंकि 20 से कम जो है वो सैक्रोफिलिक बैक्टीरिया है, वो ठंडे में काम करते हैं। तो 20 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिन बैक्टीरिया की गतिविधि ज़्यादा होती है वो मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम जो तापमान है वो 50 डिग्री है, जबकि मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया के लिए जो ऑप्टिमम तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो एंजाइम, देखिए यह बैक्टीरिया जब किसी कचरे को खाते हैं तो उसको पचाने के लिए उनको एंजाइम भी चाहिए। वो एंजाइम जो सीक्रेट एंजाइम, आपको मालूम है एंजाइम प्रोटीनस मटेरियल है, एंजाइम प्रोटीन होता है बेसिकली, और प्रोटीन तापमान बढ़ने पर टूट जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं वो अधिक तापमान पर स्टेबल होता है, नष्ट नहीं होता। लेकिन मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया जो एंजाइम बनाते हैं वो अधिक तापमान पर नष्ट हो जाता है। इसी तरह से डीएनए, जो डीएनए थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बनाते हैं वो अधिक तापमान पे भी स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन ये डीएनए जो मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया का है वो अधिक तापमान पे नष्ट हो जाता है। तो जब ये अधिक तापमान के बैक्टीरिया हैं तो ये बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन जो मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया हैं इसमें पैथोजिनस बैक्टीरियाज भी होते हैं, क्योंकि ये सामान्य वातावरण के तापमान पे काम करते हैं, सामान्य वातावरण में ही हम भी रहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया हैं ये बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। ये नीचे हमने इसके उदाहरण दिए हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के और मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया के। तो ये तो हो गया तापमान के अनुसार हमारा जो कृषि कचरे का विघटन है वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है। पहले सैक्रोफिलिक हमने आपको बताया, फिर मीज़ोफिलिक बताया, फिर थर्मोफिलिक बताया। लेकिन कृषि कचरे का विघटन जो तापमान के अनुसार हमारा आगे बढ़ता है या उसकी प्रक्रिया तेज होती है, इसमें एक बड़ा भाग मीज़ोफिलिक है। ये पूरा एक प्रकार से मीज़ोफिलिक डिकम्पोजिशन होता है। इसमें ये बैक्टीरिया कृषि कचरे को खा करके उसका विघटन करते हैं। लेकिन जब कचरे का विघटन होता है तो कचरा अपना स्वरूप किस किस तरह से बदलता है, उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया, उसके कितने स्टेप्स हैं, वो स्टेप हमने आपको यहाँ बताए हैं। कि वो स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। इसको समझते क्या है। तो जो फ्रेगमेंटेशन है इसका मतलब है कि बड़े से टूट के छोटे में बदल जाना, बस सीधा इसका ये मतलब है। तो शुरू में जो हमारा मटेरियल है, जो अभी कृषि कचरा है, वो जटिल है और उसके अंदर बड़े बड़े अवस्था में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं। तो फ्रेगमेंटेशन के दौरान वो टूट करके छोटी अवस्था में छोटे जटिल कार्बनिक पदार्थ, छोटे लेकिन जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। तो जब ये छोटे जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं तो इसमें कुछ इनऑर्गेनिक प्रकृति के भी कुछ पोषक तत्व रिलीज होते हैं। ये इनऑर्गेनिक प्रकृति के जो पोषक तत्व हैं ये मिट्टी में, ये पानी में घुलनशील होते हैं, तो ये वहाँ से लीच होकर बाहर निकल जाते हैं। अब जो मटेरियल हमारे पास है, जो कृषि कचरे के अंदर कार्बनिक पदार्थ है, इसका कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म देखिए, आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, दो उसके भाग हैं। तो एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ने की प्रक्रिया है, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ने की प्रक्रिया है। तो अब जो कृषि कचरे के अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, छोटे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, वो माइक्रोबियल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, तो उससे हमको बाद में ह्यूमस प्राप्त होता है। ये ह्यूमस हम खेत में इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया इसके ऊपर फिर से काम करते हैं। इस ह्यूमस से फिर वो जो माइक्रोबियल कार्बन, माइक्रोबियल प्रोटीन है, इसको इनऑर्गेनिक पोषक तत्व में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको नाइट्रेट में, सल्फेट, फॉस्फेट में इसको बदल करके अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में ये छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया 5 स्टेप में, 5 चरण में पूरी होती है। अब ये जो प्रक्रिया है, ये हमने इसको बैक्टीरिया इस पे काम कर रहे हैं, हवा की उपस्थिति में काम कर रहे हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उनको क्या चीज़ें पसंद हैं जिसके लिए वो तेज काम करें, उस चीज़ को हमने पूरा यहाँ पे लेक्चर में समझ लिया। तो हम क्या ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस को नियंत्रित कर सकते हैं।
देखिए, है तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया, होगी अपने आप। चूँकि हमें इसका एक प्रक्रिया का पूरा चरणबद्ध तरीके से समझ में आ चुकी है, तो हम इसको कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि पार्टिकल साइज, जो कृषि कचरा, वो अगर बड़े बड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं उसके, तो उस कृषि कचरे का विघटन काफ़ी देर में होगा। उसका भी विघटन होगा, मना नहीं कर रहा है, यही बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करेंगे, प्रक्रिया पूरी इसी तरह से चलेगी, विघटन होगा लेकिन समय बहुत लगेगा। तो बेहतर हो कि जो हमारा कृषि कचरा है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दें। तो ग्राइंडिंग करके, हम उसको चॉपिंग करके और ग्राइंडिंग करके अगर हम कृषि कचरे को छोटे टुकड़ों में बदल के फिर हम उसको एरोबिक डिकम्पोजिशन के लिए डालें, तो हमारा एरोबिक डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा। एरोबिक डिकम्पोजिशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बार बार हमने बताया कि हवा की उपस्थिति में होता है। जो बैक्टीरिया एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रक्रिया को पूरा करते हैं उनको अपने जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो कृषि कचरे का जो ढेर है उसके अंदर कम से कम 5% ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन अगर 5% से कम हुई तो फिर एनारोबिक डिकम्पोजिशन अपने आप शुरू हो जाएगा। एनारोबिक डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा तो मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी हवा में निकलनी शुरू हो जाएगी, प्रदूषण भी चालू हो जाएगा। तो कम से कम 5% ऑक्सीजन कृषि कचरे के ढेर में बनी रहनी चाहिए, और 20% तक ऑक्सीजन अगर कृषि कचरे के ढेर में बनी हुई है तो हमारा कृषि कचरे का एरोबिक विघटन तेजी से होता है। तो कृषि कचरे के ढेर में हवा का संचार बनाए रखने के लिए या तो हम उसकी टर्निंग करें, यानी कि जब हमने कृषि कचरे को एक जगह इकट्ठा किया है और हमने उसका एरोबिक डिकम्पोजिशन अलाउ किया हुआ है, तो देखिए कृषि कचरा जहाँ हमने इकट्ठा किया है खुले वातावरण में है, वातावरण के हवा के संपर्क में है, तो जो बैक्टीरिया कृषि कचरे के अंदर पनप रहे हैं वो वातावरण से ऑक्सीजन लेंगे और अपने आप में वृद्धि करेंगे। लेकिन कचरे के ढेर में अंदर हवा पहुंचने में दिक्कत आती है। जो हवा पहले पहुंच गई वो तो वहाँ के बैक्टीरिया इस्तेमाल कर ली, बाहर से रास्ता बंद है, ब्लॉक है, तो बाहर से वातावरण की हवा कृषि कचरे के ढेर में भीतर तक नहीं पहुँच पा रही है। तो उसके लिए हमको उसकी टर्निंग, उसको बार बार पलटना पड़ता है। तो एक तरीका ये है कि आप रोज़ जाएं डंडा लेकर के और कृषि कचरे को रोज़ उलट पुलट कर दें। तो जब आप कृषि कचरे को रोज़ उलट पुलट करेंगे तो कृषि कचरे में हवा का संचार अच्छा बना रहेगा और ये एरोबिक डिकम्पोजिशन तेज होगा। कुछ ऐसे टूल्स भी हैं, उनका इस्तेमाल करके हम कृषि कचरे में हवा का संचार बनाए रख सकते हैं। यानी कृषि कचरे के बीच बीच में कुछ एयर पॉकेट्स बनाए जाते हैं जिसमें एयर डाली जाती है, या हम पीवीसी पाइप द्वारा, जो जैसे हमने गेटेड पाइप आपको लास्ट ईयर बताया था इरिगेशन मैनेजमेंट में, तो इस तरह का गेटेड पाइप हम कृषि कचरे के ढेर में भी अंदर अंदर डाल के रखें और उसमें हवा प्रवाहित करते रहें, तो कृषि कचरे के ढेर में अंदर तक हवा पहुंचती रहेगी। तो इस तरह से कृषि कचरे के ढेर में 20% ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा और हमारा एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस तेजी से होता रहेगा। तो एक हमको क्या करना चाहिए, चॉपिंग करके, ग्राइंडिंग करके कृषि कचरे को एरोबिक डिकम्पोजिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एरेशन के लिए हम पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके या डेली पलटी करके उसको हम हवा का संचार बनाए रख सकते हैं। तीसरा मुख्य घटक है मॉइस्चर। बैक्टीरिया जो कृषि कचरे का विघटन करते हैं उनको अपनी वृद्धि के लिए नमी भी चाहिए। जो सूखा कृषि कचरा जो किसान जलाना पसंद करते हैं उसका विघटन, उसमें मॉइस्चर तो बहुत कम है, तो उसका विघटन बहुत धीरे धीरे होता है। अगर हम पानी डाल कर उसको गीला कर दें और नमी पर्याप्त नमी बना दें, इतना गीला भी ना करें कि हवा निकल जाए कचरे के ढेर से, पूरा वाटर सेचुरेशन नहीं होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। पानी और नमी में अंतर समझिए। पानी मतलब इतना पानी मत कर दीजिए कि हवा निकल जाए, नमी मतलब उसमें कुछ हवा भी रहे कुछ पानी भी रहे, तो नमी होनी चाहिए। ये हमने आपको पिछले इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में भी पढ़ाया था कि नमी और पानी में अंतर समझिए। तो कृषि कचरे को अगर हमने नम कर दिया पानी छिड़क करके, तो ये सूक्ष्म जीवों का वृद्धि वहाँ पर तेज हो जाती है और कृषि कचरे का विघटन तेज हो जाता है। अगर नहीं नम किया हमने, तो मैं बता रहा हूँ ना, विघटन तो फिर भी होगा ना। तब विघटन कैसे होगा, कृषि कचरा जैसे कि धान और गेहूं का जो सूखा कृषि कचरा जो किसान जलाते हैं, कुछ तो नमी उसके अंदर रहती है, रेजिडुअल मॉइस्चर जिसे हम बोलते हैं, 7% 5% नमी तो उसके अंदर रहती है। तो शुरू में कुछ बैक्टीरिया बहुत धीमे से उस कचरे का विघटन शुरू करेंगे और वो जो उसकी रेजिडुअल मॉइस्चर है वो इसका इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद विघटन के दौरान जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर छोड़ते हैं तो फिर कृषि कचरे में नमी की मात्रा बढ़ेगी, फिर और बैक्टीरिया काम करेंगे। तो इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम कृषि कचरे में कुछ नमी पानी छिड़क कर बनाए रख सकते हैं, बनाए रखना चाहिए। तापमान और पीएच इस दो के ऊपर हमें कुछ करना नहीं है। तापमान क्योंकि जो हम वातावरण में हम कर रहे हैं, खुले वातावरण में हम कृषि कचरे का एरोबिक विघटन कर रहे हैं, तो तापमान हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हमने एक जनरल आपको स्टेटमेंट बताया, हमने जो आपको थर्मोफिलिक में भी बताया कि अगर कृषि कचरे का विघटन तेजी से करना है तो एक्सट्रीम थर्मोफिलिक कंडीशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी आर्टिफिशियली। तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि कम तापमान पे कृषि कचरे का विघटन धीमे धीमे होता है, अधिक तापमान पे कृषि कचरे का विघटन तेजी से होता है। पीएच का जहाँ तक सवाल है, तो ये जो कृषि कचरे के जो बैक्टीरिया इसके अंदर काम कर रहे हैं, कृषि कचरे के ढेर में जो बैक्टीरिया वृद्धि कर रहे हैं और हमारे कृषि कचरे का विघटन कर रहे हैं, ये 7 पीएच पे बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं। कुछ फंजाई हैं जो 7 से कम यानी एसिडिक पीएच पे अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कृषि कचरे का ढेर या ऐसे कृषि कचरे का चयन करें जो 7 पीएच का कचरा होता है और आमतौर पे होता है। अगर हमारे मेल से नहीं आ रहा है, जहाँ पे हम प्रक्रिया करके निकालते हैं, तो वहाँ तो वो हाईली एसिडिक या हाईली अल्कली हो जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक कृषि कचरा है वो 7 पीएच का है, तो इसमें भी हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन ये फैक्टर है जो उसको प्रभावित करता है, ये आप इसको समझ के रखिएगा। तो हमने आज के इस लेक्चर में ये सीखा कि कृषि कचरे का एरोबिक विघटन ये कैसे होता है, इसका क्या मतलब है और ये होता कैसे, क्या महत्व है, ये भी हमने सीखा। प्रदूषण नहीं करता है, कम करता है। वेल रॉटेड FYM जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए और पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा है, वो चीज़ हमें समझ में आई। हम उन बैक्टीरियाज को भी जाना जो कृषि कचरे का विघटन करते हैं, और हमने यह भी जाना, शुरू में हो सकता है हम सोचते रहे हों कि कुछ बैक्टीरिया है वो लगातार कृषि कचरे के ढेर में काम करते रहेंगे और उसका विघटन करके हमको दे देंगे। तो आज हमको समझ में आया कि वो एक बैक्टीरिया नहीं है, सैक्रोफिलिक हैं, मीजोफिलिक हैं, थर्मोफिलिक हैं, वो अलग अलग क्लास के बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग अवस्था में काम करते हैं और कृषि कचरे का विघटन करते हैं। और हमने यह भी जाना कि कितनी अवस्था में से कृषि कचरा अपने जो हमको वेल रॉटन FYM मिलता है, कृषि कचरे से वेल रॉटन FYM बनने के बीच की वो कितनी अवस्थाओं में से गुजरता है। हालांकि सब अवस्था वो ऑटोमेटिक है, बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करते हैं, वो अपने आप अपना रूप चेंज करता है, फिर बैक्टीरिया काम करते हैं, फिर उसका रूप चेंज होता है, उनको लास्ट में ह्यूमस मिलता है। लेकिन वो स्टेज भी हमने आज के लेक्चर में जानी। और तो ऐसे कौन से कारक हैं जो इस कृषि कचरे के एरोबिक विघटन को प्रभावित कर सकते हैं, हम उन्हें किस हद तक प्रबंधन कर सकते हैं उसका, इस बात को भी हमने आज के लेक्चर में समझा। तो हमारे पास ये कुछ 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं, 2 चैप्टर हैं जो किताब में। एक किताब है फूड वेस्ट टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फूड वेस्ट टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट, एकेडमिक प्रेस की किताब है। इसका चैप्टर 11 है, एरोबिक बायोडिग्रेडेशन ऑफ फूड वेस्ट। दूसरा हम आपको बता चुके हैं पहले भी, चैप्टर 12 है बायो कंपोस्टिंग ऑयल पाम वेस्ट। इस किताब का चैप्टर है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू हाई वैल्यूएबल कंपोस्ट फॉर सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इसको पढ़ करके आप इस एरोबिक डीकम्पोजिशन प्रक्रिया को और बेहतर समझ सकते हैं। धन्यवाद।